नमस्कार, मेरा नाम हेमचंद और मैं भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में एक पुस्तकालय प्रमुख हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कक्षा 9th का हिस्ट्री का एक टॉपिक, नात्सीवाद का उदय और नात्सीवाद हिटलर का उदय, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाजीवाद हिटलर की पार्टी और हिटलर के समर्थकों को ही कहा जाता था। टर्म 2 में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें नात्सीवाद शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। तो नात्सीवाद शब्द जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, नात्सियोनल के प्रारंभिक अक्षर नात्सी। ये शब्द हिटलर की पार्टी का नाम था, इसलिए इसके समर्थकों को नात्सी कहा जाता था। लेकिन भाषा में हम मुख सुख की खातिर कुछ तद्भव रूप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नात्सीवाद को नाजीवाद के नाम से जाना गया और इसी रूप में सबसे ज़्यादा फेमस भी रहा। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा जो थी उसी को नाजीवादी विचारधारा कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये विचारधारा थी क्या। इस विचारधारा के अंतर्गत जनता समाज की भागीदारी से चले, ठीक, और कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी और जर्मन हित, यानी कुल मिलाकर के इस विचारधारा का मूल तत्व क्या था कि जर्मनी की जो जनता है उसकी भागीदारी से ही जो है सरकार चलाई जाए और देश प्रेम मुख्य रूप से उनमें कूट कूट के भरा हो। देश के हित के लिए बलिदान भी देना पड़े तो देश का हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा जवान तत्पर रहे, ऐसी विचारधारा, ठीक। तो इसके अंदर जो हिटलर था, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति खराब होने लगी, तब हिटलर ने अपनी इस विचारधारा को लोगों के सम्मुख रखा और जर्मनी में जो त्रस्त जनता थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वाली, वो हिटलर के इन विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई और वो हिटलर की समर्थक बनती चली गई और धीरे धीरे हिटलर अर्थात नाजीवाद का उदय होता चला गया। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने जर्मनी में नाजीवाद अर्थात हिटलर को आगे बढ़ने का मौका दिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में नाजीवाद और हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वो सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया, इसलिए उनको लड़ाइयों का अनुभव भी था। जर्मनी की जब प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हो गई तो इससे उनको बहुत ही आघात पहुंचा और वो सपना देखने लगे कि मैं कैसे जर्मनी के उत्थान में अपना योगदान दे सकता हूं। 1918 में उन्होंने अपनी इस विचारधारा को पूरा करने के लिए नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देश प्रेम को कूट कूट कर भर दिया। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया। इनका मानना था कि जितना कुछ जर्मनी में गलत हुआ है उसके जिम्मेदार केवल और केवल यहूदी हैं, ठीक है। और 1930-32 में जब आर्थिक मंदी आई तो उस समय जर्मनी में बेरोजगारी बहुत मात्रा में बढ़ गई। तो सारे नवयुवक जब बेरोजगार हो गए तो उस समय एडोल्फ हिटलर ही उनको अपना एकमात्र आदर्श नजर आ रहा था जो उनको रोजगार दिला सकता था। इसीलिए संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 तक पहुंच गई और 1933 में जब हिटलर को चांसलर बनाया गया तो इसने जर्मन संसद को भंग कर दिया और साम्यवादी दल जो बहुत तेजी से पनप रहा था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसके पश्चात कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने पास रखी और 1934 में उसने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। तो ये एक पूरा प्रकरण है जो
नाजीवाद अर्थात हिटलर के उत्थान की पृष्ठभूमि रही। तो अब इसमें हमें मूल रूप से वो कारण जानने हैं जो हिटलर को आगे बढ़ने के लिए मौका देते चले गए, और हिटलर उसने अपने इन मिले हुए मौकों को पूरी तरह से बुना लिया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा पहला कारण था नाजीवाद। तो वर्साई की संधि सबसे पहला कारण। अब ये वर्साई की संधि क्या थी? जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया तब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का पूरी तरह से घोषित कर दिया कि ये युद्ध केवल और केवल जर्मनी के कारण हुआ है, और जो युद्ध की नीति थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वॉर क्लॉज कि वॉर किसकी वजह से हुआ, उस नीति के तहत उस युद्ध का सारा खर्चा जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया। वर्साई में जो ये संधि हुई और जिसमें इसको दोषी ठहराया गया कि सारा का सारा युद्ध तुम्हारी वजह से लड़ा गया, इसलिए इसका सारा हर्जाना तुम ही भरोगे। तो वर्साई की जो संधि थी उसमें कुछ मुख्य बातें जो थी वो ये थी कि जर्मनी की को सीमित सेना रखने का आदेश दिया गया। जर्मनी जिसकी अपनी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस प्रथम युद्ध के पश्चात इसको कहा गया कि तुम अपनी सेना सीमित कर लोगे, और इनकी सेना के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई, और केवल इतनी इनकी सेना छोड़ी गई कि केवल अपने कानून व्यवस्था को संभाल पाए। दूसरा, जर्मनी की नौसेना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। नौसेना पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों लगाया था? क्योंकि दरअसल जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआती समय में जर्मनी जीत रहा था, इसने फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है, और जर्मनी को भी अहंकार हो गया कि मैंने फ्रांस को हरा दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इसी अहंकार में उसकी नौसेना की पनडुब्बी ने अमेरिका के एक लुटिनिया जहाज को डुबो दिया। इससे अमेरिका को बहुत गुस्सा आया और अमेरिका फिर इस युद्ध में शामिल हो गया, और अमेरिका के शामिल होते ही जर्मनी की हार निश्चित होने लगी। धीरे धीरे जर्मनी कमजोर पड़ता चला गया। उसी वजह से उसकी नौसेना पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र वापस ले लिए गए। तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी जीत रहा था, इसने बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे, तो इनसे वो सारे क्षेत्र वापस लेकर के जिस जिस देश के थे वो उनको वापस दे दिए गए। जर्मनी के कई क्षेत्र लीग ऑफ नेशंस के अधीन कर दिए गए। जर्मनी ने जो क्षेत्र जीते थे वो तो वापस ले ही लिए उससे, साथ ही साथ जर्मनी के कुछ ऐसे क्षेत्र जो जर्मनी की आर्थिक स्थिति के आधार थे, उसके लिए धन के स्रोत थे, उन सभी क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों को छीन करके लीग ऑफ नेशंस के अंडर कर दिए। तो जर्मनी के ऊपर एक तो उसके जीते क्षेत्र वापस ले लिए उससे, एक नुकसान जर्मनी का, और दूसरा नुकसान उसके क्षेत्र भी ले लिए गए। युद्ध का जिम्मेदार बताकर उस पर 350 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जर्मनी को ही इस युद्ध का मुख्य कारक घोषित किया गया, और इस युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए उस पर 350 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। इस युद्ध में जर्मनी ने युद्ध के दौरान ही काफी कर्जा ले लिया था, क्योंकि शुरू में उसको दिख रहा था कि मैं जीत रहा हूं, और जीत के भाव अतिरेक में वो बह गया और उसने कर्जा भी ले लिया, और वो कर्जा उसने सोचा कि जीत करके मैं चुका दूंगा क्योंकि हारे हुए राज्यों से वसूल कर लूंगा, लेकिन हो गया उल्टा। तो जर्मनी की स्थिति कैसे खराब होती है, कर्ज में डूब होने के बाद 350 करोड़ पाउंड का जुर्माना उसकी स्थिति कैसे खराब करता है, ये पढ़ेंगे हम आगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष। जर्मन लोगों में वाइमर गणतंत्र के प्रति तीव्र असंतोष था। जर्मन लोग गणतंत्री सरकार से इस कारण नाराज थे कि उसने वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जर्मनी की हार के पश्चात जो वाइमर गणतंत्र था, वहां की व्यवस्था थी शासन प्रणाली की, जनता ये चाहती थी कि वो वर्साई की संधि की अपमानजनक संधि शर्तों को स्वीकार ना करे, लेकिन इस सरकार के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था, ऐसा कोई विकल्प नहीं था
कि वो साइन ना करती। ऐसे में जनता को ये लगने लगा कि ये सरकार निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उस सरकार के प्रति लोगों में बहुत ही असंतोष पैदा हो गया। डेंजिंग, पॉलिश, गलियारा, अपर साइलेशिया और ऑस्ट्रिया के जर्मन प्रदेश जर्मनी से अलग थे। उसके छीने हुए उपनिवेश उससे वापस ले लिए गए थे। अब मैंने पिछले पॉइंट में पढ़ा, उसे अन्य राष्ट्रों की भांति अपनी इच्छानुसार जल, थल और वायु सेना रखने का अधिकार भी नहीं था। मैंने जैसा आपको बताया कि नौसेना पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया और सेना जो बाकी थी दो, उन्हें भी सीमित कर दिया गया। ठीक, वाइमर गणतंत्रीय सरकार इन समस्याओं का समाधान करने में असफल रही और इसीलिए वहां की जनता धीरे धीरे इस सरकार से खफा हो गई और उनको लगने लगा कि अब कुछ क्रांति हो तो जर्मनी की स्थिति सुधर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो साम्यवाद का भय। देखिए, साम्यवादी विचारधारा क्या होती है? साम्यवादी विचारधारा का मतलब होता है कि उत्पादन के जितने साधन हैं उस पर समाज के जो श्रमिक वर्ग हैं उनका अधिकार है। तो जो पूंजीपति लोग थे उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि सारा उत्पादन उनके अंडर में था। ऐसे में अगर साम्यवादी सरकार आ जाए तो पूंजीपतियों के हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। साम्यवादी सरकार का प्रभाव कितना बढ़ रहा था यह आप देख सकते हैं कि जर्मनी में भी साम्यवाद का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ रहा था। 1932 के चुनाव में साम्यवादियों ने जर्मन लोकसभा में 100 स्थान प्राप्त कर लिए। जर्मनी के पूंजीपति तथा उद्योगपति साम्यवाद के बड़े थे, प्रभाव से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें अपनी पावर छीनने का डर था और इसीलिए उन्होंने एक निश्चय किया कि हिटलर चूंकि साम्यवाद का विरोधी था और ये लोग भी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आए जो साम्यवाद का डटकर विरोध करता हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसको अपना नेता आगे चुन लेंगे। तो ऐसे में जो पूंजीपति वर्ग था, उद्योगपति वर्ग था, वो भी अपने लिए एक विकल्प ढूंढ रहा था और समाज की स्थिति जर्मनी की बहुत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार रहता है, किसी पर्सनल की निजी संपत्ति नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो इस तरह से ये विचारधारा जो है निजी स्वामित्व का विरोध करती थी। तो ये भी एक वहां पर एटमॉस्फेयर बन रहा था हिटलर के लिए। 1930 की आर्थिक मंदी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी पर 350 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया और उस समय इस युद्ध के कारण केवल जर्मनी ही नहीं, अन्य देश भी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और भी जो शामिल हुए थे इस देश में, सबकी स्थिति खराब हो चुकी थी और ऐसे में इन लोगों के देशों में जो पूंजी का स्तर था वो बहुत गिरता चला जा रहा था। तो इस आर्थिक मंदी में ऐसी स्थिति आई कि डॉलर की कीमत बहुत गिरने लगी। 1930 के आर्थिक संकट का जर्मनी पर घातक प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप देश की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और इस आर्थिक संकट ने जर्मनी के मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को बर्बाद कर दिया। पूंजीपति के पास पैसा था, इसलिए वो कुछ इस समस्या को सहन कर पा रहे थे। कृषकों की दशा में कोई सुधार नहीं था। नाजी दल ने, जो हिटलर की पार्टी थी, उसने क्या करा इस मौके के लिए, कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम किसानों को ऋण से मुक्ति दे देंगे। तो जो किसान वर्ग था, जो निम्न मध्यम वर्ग था, वो हिटलर के इस विचार से प्रभावित होकर के हिटलर का समर्थक बन गए। सुमा के अनुसार आर्थिक संकट ने 60 लाख व्यक्तियों को बेरोजगार बना दिया और उनके दिवालियापन और निर्धनता को बढ़ा दिया। हिटलर ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया, जिससे बेरोजगार लोग भी नाजीवाद के समर्थक बन गए। समाज की नब्ज को पहचान कर हिटलर ने उस वक्त वहां की जनता को रोजगार देने का अपना वादा दिया। तो उस वादे से आकर्षित होकर के जो बेरोजगार नवयुवक थे वो सभी हिटलर के समर्थक बन गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद जग रही थी कि अगर इसकी सरकार आई तो हमें रोजगार जरूर मिल जाएगा। जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो जर्मनी है वो हमेशा से अपने वीर सैनिकों को
अपना आदर्श मानता रहा है, उनकी पूजा करता रहा है। ऐसे में हिटलर चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती हो गया था, इसलिए वो एक सैनिक था और जर्मनी के भावनाओं के अनुसार एक सैनिक का सम्मान बहुत किया जाता है। तो हिटलर ने अपनी इस पोजीशन का, अपने इस दायित्व का भी काफ़ी फायदा उठाया। जर्मन जनता उसके प्रति नतमस्तक थी क्योंकि वो एक सैनिक था, उसके प्रति वो सम्मान की भावना से रखती थी। तो ऐसे में हिटलर ने अपने आप को एक वीर नायक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे जनता काफ़ी प्रभावित हुई और धीरे धीरे उसकी समर्थक बनती चली गई। इसके आगे हम और देखें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्मनी की दुर्दशा का जिम्मेदार वहां की जनता मुख्य रूप से यहूदियों को मान रही थी। और ऐसे में हिटलर जो अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा था, उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी मानता हूं कि यहूदी ही हमारे देश की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। तो उसने ये कहा कि मैं अगर सत्ता में आता हूं तो मैं यहूदियों को यहां से निकाल दूंगा। और यही उसकी जो यहूदी विरोधी नीति थी, इससे जनता उसके साथ बहुत तेजी से जुड़ने लगी। जर्मनी में यहूदियों को काफ़ी प्रभाव था। बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति जो लोग थे वो यहूदी ही थे। ये लोग अनेक उच्च पदों पर भी नियुक्त थे। ये लोग जर्मन लोगों का शोषण करते थे। अतः जर्मन लोगों में यहूदियों के प्रति तीव्र आक्रोश था। जर्मनी का मध्यम वर्ग तथा बेकार लोग कट्टर यहूदी विरोधी थे, क्योंकि उनकी धारणा बन गई थी कि प्रथम यहाँ युद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए यहूदी लोग ही उत्तरदायी हैं। हिटलर एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने जर्मन लोगों की यहूदी विरोधी भावना का लाभ उठाया और यहूदियों के उन्मूलन पर बल दिया। तो हिटलर ने वहां की जनता की भावना को समझा, परखा और अपनी यहूदी विरोधी नीति घोषित कर दी। तो इससे भी जनता उसके पक्ष में मुड़ती चली गई और नाजीवाद धीरे धीरे जर्मनी में अपना प्रभाव बढ़ाता चला गया। तो अभी तक इतने पॉइंटों को हमने क्लियर किया। अब इससे आगे हम देखते हैं और क्या वो विशेष बिंदु थे जिसने हिटलर को जर्मनी में आगे बढ़ने का मौका दिया। हिटलर का व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति की प्रेजेंटेशन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताती है और उसी से जनता प्रभावित होती है। कितने ही नेता समाज में होते हैं, लेकिन कुछ ही नेता ऐसे होते हैं जिनसे जनता प्रभावित होती है। तो हिटलर एक सैनिक था और इसका अपना व्यक्तित्व था, जो उसका नेतृत्व का गुण था, उससे जनता काफी प्रभावित थी। नाजी दल के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण हिटलर का कुशल नेतृत्व था। उसमें जननायक होने के सभी गुण थे। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था तथा उसमें जनता की मनोभावनाओं तथा मनोविज्ञान को समझने की अद्भुत क्षमता थी। हिटलर एक कुशल वक्ता था और उसने अपने प्रभावशाली भाषणों के जादू से जर्मनी लोगों का दिल जीत लिया था और उन्हें अपना समर्थक बना लिया। तो एक कुशल वक्ता में जो एक नेतृत्व का गुण होता है किसी नेता के अंदर, वो हिटलर के अंदर मौजूद था। किस कुशलता से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, अपने समर्थकों का जो एक कहे कि उसकी जो ताकत है उसको वो कैसे इस्तेमाल करे, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो हिटलर इन सब चीज़ों से भरपूर था, इन सब गुणों से भरपूर था और इन्हीं के बल पर वह स्वयं को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में सफल रहा और इसी वजह से जनता भी उसके विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ती चली गई और नाजीवाद विचार पूरी तरह से जर्मनी में फैलते चले गए। इसके अतिरिक्त जो एक अंतिम और मुख्य कारण के रूप में हम जान सकते हैं वो है आकर्षक नाजी कार्यक्रम, अर्थात जो नाजी दल की एक तरह से कहें हम कि घोषणा पत्र था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। उसके अंतर्गत जो उसने घोषणाएं की थी वो घोषणाएं मुख्य रूप से जर्मनी के लोगों को नाजी दल का समर्थक बना देती हैं और हिटलर को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। नाजी दल का कार्यक्रम जर्मन जनता की इच्छाओं, परंपराओं तथा विचारधाराओं के अनुकूल था। एक बहुत सीधी बात है कि जनता जो सोच रही है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि उसके अंदर एक गुण था कि वो जनता की मनोभावनाओं को समझ लेता था। तो इसीलिए उसने अपने घोषणा पत्र को इस प्रकार का बनवाया जो जनता की उम्मीदों के अनुरूप था। तो इसीलिए उन जनता की इच्छाओं
जनता क्या चाहती थी, उन सब पॉइंटों को उसने अपने उसमें रखा। परंपराओं, सैनिकों का गुणगान करना, इस तरह की जितनी परंपराएं थी उनको स्थापित करना पुनः, और विचारधारा जो जनता चाहती थी, जैसी उनकी विचारधाराएं थी, उन सब को मिलाकर के ही उसने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था। इसलिए जनता उससे काफी प्रभावित थी। उन्हें हिटलर ने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू किया, और उन्हें जर्मन लोग जिन बातों को सोचते आ रहे थे, मानते आ रहे थे, तो हिटलर ने क्या कहा, उनको खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया और उन्हें पूरा करने का वचन दिया। जैसे जर्मनी जनता मानती थी कि यहूदी लोगों की वजह से हमारे देश को नुकसान पहुंचा है, तो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने उस बात को इंक्लूड किया कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम इन लोगों को यहां से भगा देंगे। और जर्मन लोग वर्साई की संधि को अपमानजनक मानते थे, तो उसने ये बात को इंक्लूड किया और कहा कि हम इस वर्साई की जो संधि है इसको हम खत्म करेंगे, और इससे जो जो हमारा अपमान हो रहा है उस अपमान को भी खत्म करेंगे और अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करेंगे। ठीक इसी प्रकार जर्मन जनता की प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में आस्था नहीं थी, क्योंकि वो देख चुके थे वाइमर गणराज्य की स्थिति को, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वापस से प्रजातंत्रीय सरकार यहाँ आए, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा ठोस नेतृत्व जो जर्मनी को वापस एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सके। और जो जर्मनी की जनता तो को लगता था कि वो एक संघीय सरकार अर्थात एक प्रजातांत्रिक सरकार जो है वो नहीं स्थापित कर सकती। ठीक, इसके अलावा पागलों तथा कायरों की व्यवस्था बतला दिया। जो एक लोकतांत्रिक सरकार थी उसको पागलों की व्यवस्था बता दिया गया। हिटलर के उग्र राष्ट्रवाद के सिद्धांत से भी नवयुवक सैनिक तथा राष्ट्रवादी प्रभावित हुए। तो सबको यह लगा कि अगर हिटलर जैसा एक कुशल वक्ता, कुशल नेता हम सारा नेतृत्व करे तो जर्मनी वापस एक पुनः महाशक्ति बन सकता है, और इसीलिए सभी उसके समर्थक बन गए। तो हमने दोस्तों ये जो अभी एक टॉपिक क्लियर किया पूरा कि कैसे हिटलर का उदय हुआ, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे हिटलर को आगे बढ़ने का मौका मिला और अपनी नाजीवादी विचारधारा को स्थापित करने का मौका मिला, किस प्रकार से नाजीवाद का उत्थान हुआ जर्मनी के अंतर्गत। तो उस पूरे वक्तव्य को, उस पूरे एक प्रकरण को हम इन कुछ बिंदुओं के द्वारा एक बार से याद कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि वर्साई की संधि ने हिटलर को अपनी विचारधारा फैलाने का मौका दिया। तो वर्साई की संधि ने जिसको एक अपमानजनक संधि माना जाता था, जिससे जर्मनी जनता पूरी तरह नाखुश थी, तो उस स्थिति ने जर्मनी में अपनी विचारधारा फैलाने का मौका दिया हिटलर को। वाइमर गणराज्य की नीतियों से जनता नाराज थी और इसी नाराजगी ने हिटलर को एक सुनहरा मौका प्रदान किया और वह अपनी नीति, अपनी विचारधारा लेकर के लोगों के बीच आया और लोगों को लगने लगा कि हाँ, अगर जर्मनी का उत्थान कोई कर सकता है तो मात्र एक हिटलर ही है। साम्यवाद के भय ने हिटलर के मार्ग को प्रशस्त किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साम्यवादी व्यवस्था जो थी वो उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार स्थापित करती थी, जबकि पूंजीपति ये नहीं चाहते थे। इसलिए हिटलर के पक्ष में आने के लिए उनके पास भी मौका था और उसने भी हिटलर के मार्ग को प्रशस्त किया। आर्थिक मंदी में सभी युवाओं को रोजगार के वादे ने हिटलर को काफी मशहूर कर दिया। जहां सारे युवा बेरोजगार होकर के अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, ऐसी स्थिति में हिटलर के नौकरी देने के वादे ने उन युवाओं को हिटलर के समीप ला दिया, उनका समर्थक बना दिया। जर्मनी की जनता सैनिकों का सम्मान करती है, इस भावना का फायदा भी हिटलर ने उठाया, क्योंकि वह स्वयं एक सैनिक था और एक ऐसा वीर सैनिक जो जर्मनी के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर सकता है। इसी भावना का फायदा भी उसने उठा करके लोगों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। जर्मनी की जनता यहूदियों को जर्मनी की स्थिति का जिम्मेदार मानती थी और हिटलर ने यहूदियों को देश से निकालने का वादा किया था। तो ये नब्ज भी पहचानी और अपने घोषणा पत्र में इस बात को भी रखा, और जब सत्ता इनके हाथ में आ गई तो हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया था। तो अपने उस वादे को भी उसने पूरा किया। हिटलर एक सैनिक था, इसलिए उसकी वाणी में जोश था। जर्मनी जनता उसके नेतृत्व के गुण से भी प्रभावित थी। तो ये सारे वो बिंदु हैं जो ये बात स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार नाजीवाद का उत्थान जर्मनी में होता है।
या वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसने हिटलर को आगे बढ़ने का मौका दिया और जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना करने का मौका दिया। धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स मुझको जरूर दें। नमस्कार।